नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एसएससी मेकर के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज के वीडियो में हम सामान्य विज्ञान से रिलेटेड इम्पोर्टेंट 20 क्वेश्चन डिटेल में डिस्कशन करेंगे। यह सामान्य विज्ञान के सीरीज का पार्ट 98 है, जो कि आने वाले रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, बैंक आदि एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। यह क्वेश्चन विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं तथा बार बार रिपीट होते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आज की वीडियो का पहला प्रश्न नंबर 1। दोस्तों आज की वीडियो का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस बीमारी को राजाओं की बीमारी कहा जाता है? तो दोस्तों निम्नलिखित में से गठिया यानी गाउट को राजाओं की बीमारी कहा जाता है। ऑप्शन से इसका सही हो जाएगा। दोस्तों गठिया रोग यानी गाउट ये क्या होता है? यह शरीर की अस्थियों के जोड़ों से संबंधित बीमारी होती है। दोस्तों इसमें क्या होता है, इस रोग में जोड़ों के ऊपरी त्वचा में सूजन आ जाती है। गठिया रोग का जो कारण होता है वह ब्लड में यूरिक एसिड का स्तर बढ़ जाने से होता है। दोस्तों गठिया रोग को राजाओं की बीमारी तथा इसे धनी लोगों की बीमारी भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 2। दोस्तों आज के वीडियो का दूसरा प्रश्न, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? तो आप बताएंगे विद्युत आवेश का एसआई मात्रक होता है कूलम्ब, यानी ऑप्शन भी इसका सही हो जाएगा। दोस्तों अगर हम बात करें वोल्ट के बारे में, तो वोल्ट विद्युत विभवांतर का मात्रक होता है। किसका होता है? विद्युत विभवांतर का मात्रक जो होता है वोल्ट होता है। जबकि केल्विन क्या होता है? यह ताप का एसआई मात्रक होता है केल्विन। अगर हम बात करें किलोग्राम के बारे में, तो दोस्तों भार का एसआई मात्रक किलोग्राम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 3। किस पिगमेंट के होने की वजह से कंकाल की मांसपेशियों को लाल और सफ़ेद मांसपेशियों में वर्गीकृत किया जाता है? दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा मायोग्लोबिन, यानी ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों लाल पिगमेंट यानी मायोग्लोबिन होने की वजह से मांसपेशियों को लाल और सफ़ेद में वर्गीकृत किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 4। निम्नलिखित में से एथेनॉल किससे प्राप्त किया जा सकता है? तो दोस्तों निम्नलिखित में से एथेनॉल शुगर केन यानी गन्ना से प्राप्त किया जा सकता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों इथेनॉल एक तरह का अल्कोहल होता है जिसे पेट्रोल में मिलाकर गाड़ियों में फ्यूल की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। दोस्तों इथेनॉल का उत्पादन मुख्य रूप से शुगर केन यानी गन्ने से होता है, परंतु शर्करा वाली अन्य फसलों से भी इसको तैयार किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 5। दोस्तों प्रश्न नंबर 5 है हमारा, फूलों को खिलने में कौन सा पादप हार्मोन मदद करता है? तो आप बताएंगे फूलों को खिलने में फ्लोरोजिन नामक पादप हार्मोन मदद करता है। ऑप्शन भी इसका करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों फ्लोरोजिन हार्मोन को इसका अन्य नाम फ्लावरिंग हार्मोन भी है। क्या है? इसका अन्य नाम फ्लावरिंग हार्मोन भी है। दोस्तों फ्लोरोजिन नामक हार्मोन का निर्माण पत्तियों में होता है। कहाँ होता है? इसका निर्माण पत्तियों में होता है। अगर हम बात करें एबेसिस हार्मोन के बारे में, दोस्तों एबेसिस हार्मोन जो होता है वह कोशिका विभाजन को रोकता है तथा यह वृद्धि निरोधक हार्मोन होता है। क्या होता है? यह वृद्धि निरोधक हार्मोन होता है। अगर हम बात करें एथिलीन के बारे में, तो दोस्तों यह गैसीय अवस्था में पाया जाने वाला एकमात्र पादप हार्मोन होता है। दोस्तों ये कच्चे फलों को पकाने में इसका इस्तेमाल करते हैं। अगर हम बात करें साइटोकाइनिन के बारे में, दोस्तों ये पौधों के अंग निर्माण को नियंत्रित करता है तथा पौधों की जीर्णता को रोकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 6। निम्नलिखित में से कौन विटामिन ए का प्राकृतिक स्रोत नहीं है? तो दोस्तों निम्नलिखित में से मिल्क यानी दूध यह विटामिन ए का प्राकृतिक स्रोत नहीं है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल। क्या होता है दोस्तों? विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल। दोस्तों विटामिन ए जो होता है इसका जो स्रोत होते हैं गाजर, आम, पपीता इत्यादि होते हैं। दोस्तों विटामिन ए यह मानव यकृत में संचित रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 7। भैंस के दूध में औसत वसा की मात्रा कितनी होती है? दोस्तों भैंस के दूध में औसत वसा की मात्रा 7.2 होती है। कितनी होती है? 7.2 होती है। ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 8। किस ग्रंथि को टी लिम्फोसाइट प्रशिक्षण विद्यालय भी कहा जाता है? तो दोस्तों निम्नलिखित में से थाइमस ग्लैंड यानी थाइमस ग्रंथि को टी लिम्फोसाइट प्रशिक्षण विद्यालय भी कहा जाता है। ऑप्शन भी इसका करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों थाइमस ग्लैंड जो होता है यह थाइमोसिन दोस्तों यह थाइमोसिन नामक हार्मोन का स्रावन करती है। दोस्तों थाइमोसिन नामक जो हार्मोन होता है यह शरीर में
टी लिम्फोसाइट या टी सेल निर्माण को बढ़ाकर शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र में सहायक होती है। दोस्तों थाइमस ग्रंथि टी लिम्फोसाइट एंटीबॉडी बनाती है, अतः इसे टी लिम्फोसाइट प्रशिक्षण विद्यालय कहते हैं। प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका ग्लूकागोन नामक हार्मोन का स्रावण करती है? तो आप बताएंगे अल्फा कोशिकाएं यह ग्लूकागोन नामक हार्मोन का स्रावण करती है। ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों अल्फा कोशिकाएं ग्लूकागोन नामक हार्मोन का स्रावित करती हैं, जो कि रक्त में ग्लूकोज की मात्रा सामान्य रखने का कार्य करती हैं। दोस्तों यकृत में ग्लाइकोजन से ग्लूकोज का संश्लेषण करती हैं अल्फा कोशिकाएं। अगर हम बात करें बीटा कोशिकाएं के बारे में, तो दोस्तों बीटा सेल्स जो होती हैं यह इंसुलिन नामक हार्मोन का स्रावण करती हैं। दोस्तों इंसुलिन का कार्य होता है रक्त में एक्स्ट्रा शुगर को ग्लाइकोजन में परिवर्तन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 10। दोस्तों यह प्रश्न रेलवे एनटीपीसी 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। प्रश्न हमारा, इस ब्रह्मांड में दूसरा सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में तत्व कौन सा है? तो दोस्तों आप बताएंगे इस ब्रह्मांड में दूसरा सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में तत्व हीलियम होता है, यानी ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों हीलियम इस ब्रह्मांड में दूसरे स्थान पर सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो दोस्तों पहले स्थान पर कौन सा तत्व पाया जाता है? तो दोस्तों पहले स्थान पर हाइड्रोजन पाया जाता है। कौन सा? पहले स्थान पर हाइड्रोजन तत्व पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 11। कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को कहते हैं? दोस्तों कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को एंटेमोलॉजी कहा जाता है, यानी ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों बात करते हैं इथेनोलॉजी के बारे में। दोस्तों विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरण के तुलनात्मक अध्ययन को इथेनोलॉजी कहते हैं। अगर हम बात करें जेरेंटोलॉजी के बारे में, दोस्तों जेरेंटोलॉजी में इसमें वृद्धावस्था यानी बुढ़ापे का अध्ययन किया जाता है। यह क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट दोस्तों, यह प्रश्न बन जाता है कि बुढ़ापे के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो दोस्तों बुढ़ापे का अध्ययन करने वाली विज्ञान की शाखा को जेरेंटोलॉजी कहते हैं। इसका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 12। निम्नलिखित में से किस विटामिन को हार्मोन माना जाता है? दोस्तों क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप बताएंगे निम्नलिखित में से विटामिन डी को हार्मोन माना जाता है, यानी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है कैल्सीफेरॉल। क्या होता है दोस्तों? विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है कैल्सीफेरॉल। दोस्तों विटामिन डी की कमी से बालकों में रिकेट्स यानी सूखा रोग होता है, जबकि वयस्कों में ऑस्ट्रोमेलेसिया नामक रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 13। आयरन की सर्वाधिक मात्रा किसमें पाई जाती है? तो दोस्तों आयरन की सर्वाधिक मात्रा एप्पल में पाई जाती है, यानी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों बात करते हैं एप्पल के बारे में। दोस्तों एप्पल को शीतोष्ण फलों का राजा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शीतोष्ण फलों का राजा कहा जाता है। दोस्तों एप्पल यह रोजेसी कुल से संबंधित होता है। किससे होता है? यह रोजेसी कुल से संबंधित होता है। दोस्तों एप्पल को फॉल्स फ्रूट यानी झूठा फल कहा जाता है। दोस्तों भारत के हिमाचल प्रदेश राज्य को, किसे? हिमाचल प्रदेश राज्य को एप्पल बाउल ऑफ इंडिया कहा जाता है। दोस्तों सेब का जो लाल रंग यानी रेड कलर होता है वह किसके कारण होता है? तो आप बताएंगे सेब का लाल रंग जो होता है वह एंथोसाइनिन के कारण होता है, तथा सेब की जो सुगंध होती है वह मुख्यतः मौलिक अम्ल के कारण होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 14। दोस्तों प्रश्न नंबर 14 यह उत्तराखंड पीसीएस में पूछा गया क्वेश्चन है। प्रश्न हमारा, कुफरी किस फसल की बीमारी है? तो दोस्तों कुफरी यह पोटैटो यानी आलू की फसल की बीमारी है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 15। निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रोटोजोवा जनित है? तो दोस्तों निम्नलिखित में से मलेरिया रोग यह प्रोटोजोवा जनित बीमारी होती है। ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों बात करते हैं मलेरिया के बारे में। मलेरिया रोग का जो कारण होता है वह प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोवा होता है। दोस्तों जिसका वाहक मादा एनेफिलीज मच्छर होती है। क्या होती है दोस्तों? मलेरिया रोग का जो कारण होता है वो प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोवा होता है, तथा इसका वाहक मादा एनेफिलीज मच्छर होती है। दोस्तों इस बात की जानकारी सर्वप्रथम सबसे पहले रोनाल्ड रोस ने दी थी, इसलिए इन्हें नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। दोस्तों मलेरिया जो होता है, मलेरिया का प्रोटोजोवा मनुष्य के लीवर और प्लीहा को संक्रमित करते हैं। दोस्तों इस रोग में आरबीसी तेजी से नष्ट होने लगती है। अगर हम बात करें डेंगू के बारे में, तो दोस्तों डेंगू
यह डेंगू नामक वायरस से फैलता है तथा इसका वाहक जो होता है मादा एडिज इजिप्टी मच्छर होता है। अगर हम बात करें चिकनगुनिया के बारे में, दोस्तों चिकनगुनिया जो रोग होता है यह चिकनगुनिया वायरस से फैलता है तथा इसका जो वाहक होता है वह मादा इजिप्टी मच्छर होता है। क्या होता है? इसका जो वाहक होता है मादा एडिज इजिप्टी मच्छर होता है। अगर हम बात करें जापानी इंसेफ्लाइटिस के बारे में, तो दोस्तों जापानी इंसेफ्लाइटिस यह रोग क्यूलेक्स प्रजाति के मच्छरों द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 16। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आती है, वीडियो आपको समझ में आती है, वीडियो को लाइक करा करें, चैनल को सब्सक्राइब करा करें। प्रश्न नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रोटीन की कमी से होता है? तो दोस्तों निम्नलिखित में से मेरस्मस नामक रोग यह प्रोटीन की कमी से होता है, यानी इसका ऑप्शन है ठीक हो जाएगा। दोस्तों बात करते हैं मेरस्मस के बारे में। मेरस्मस नामक रोग प्रोटीन की कमी से होता है। दोस्तों इस रोग से बच्चे अधिक मात्रा में प्रभावित होते हैं। दोस्तों इस रोग में पेशियों तथा वसा का क्षय होना प्रारंभ होता है, त्वचा पर झुर्रियाँ पड़ जाती हैं तथा आंखें भीतर धंस जाती हैं। अगर हम बात करें लिम्फोमा के बारे में, तो दोस्तों लिम्फोमा नामक रोग में बोन मेरो तथा लीवर अत्यधिक मात्रा में प्रभावित होते हैं। अगर हम बात करें ल्यूकीमिया के बारे में, तो दोस्तों ल्यूकीमिया क्या होता है? WBC की संख्या में अत्यधिक मात्रा में बढ़ जाने से ल्यूकीमिया नामक रोग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 17, प्रकाश संश्लेषण हेतु सर्वाधिक क्रियाशील प्रकाश है? तो दोस्तों आप बताएंगे प्रकाश संश्लेषण हेतु सर्वाधिक क्रियाशील प्रकाश जो होता है वह लाल प्रकाश होता है, यानी रेड कलर जो होता है सर्वाधिक क्रियाशील होता है। ऑप्शन भी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा पौधों की जड़ों का कार्य नहीं है? तो दोस्तों निम्नलिखित में से आपको बताना है कि पौधों की जड़ों का कार्य कौन सा नहीं है, तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों प्रकाश संश्लेषण करना यह पौधों की जड़ों का कार्य नहीं है। दोस्तों पौधों की जड़ों का कार्य होता है पोषक तत्वों का अवशोषण करना तथा पौधों को सहारा प्रदान करना तथा जल का अवशोषण करना। यह तीनों ही कार्य जो होते हैं वह जड़ों का कार्य होता है, जबकि प्रकाश संश्लेषण करना जो होता है यह लीव्स यानी पत्तियों का कार्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा एक फल का उदाहरण है? तो दोस्तों निम्नलिखित में से भिंडी यानी लेडी फिंगर यह एक फल का उदाहरण है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोस्तों प्रश्न नंबर 20 आज का अंतिम प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक कीटहारी पादप है? तो दोस्तों निम्नलिखित में से पिचर प्लांट यानी घटपर्णी यह एक कीटहारी पादप है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों कीटहारी पादप यानी इन्हें कीटभक्षी पादप भी कहते हैं। दोस्तों इन्हें कार्नोवोरस प्लांट यानी मांसाहारी पादप भी कहा जाता है, क्योंकि दोस्तों यह अपने नाइट्रोजन की आवश्यकता को पूर्ति करने के लिए छोटे मोटे कीटों का शिकार करते हैं। दोस्तों पूरे विश्व भर में इनकी लगभग 400 प्रजातियां पाई जाती हैं, जिसमें से भारत में लगभग 3 जातियां पाई जाती हैं। दोस्तों इन पौधों में नाम है ड्रोसेरा, ब्लेडरवोर्ट, वीनस फ्लाई ट्रैप तथा पिचर प्लांट। दोस्तों आज की वीडियो से इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आती है, वीडियो आपको समझ में आती है, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों इस वीडियो के PDF आप SSC मेकर टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।